हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। वहीं पर डेली करंट अफेयर का ऑप्शन होगा। आप डेली की करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ वहां पर अपलोड करी जाती है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय जो है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो है, ये किसके कार्यकाल पर बनाई गई थी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी की बात हो, और चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात हो, इन तीनों यूनिवर्सिटीज की स्थापना करी गई थी 1857 में, 1857 में। और 1857 में कार्यकाल किसका था? यह था लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। इनका कार्यकाल 1856 से शुरू हुआ था और 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय भी रहे हैं। उसका कारण यह है कि 1858 से वायसराय का प्रावधान चालू हो गया था। तो 1858 से लेकर 62 तक इन्होंने वायसराय की पोस्ट सर्व करी है। तो ये भारत के पहले वायसराय भी कहलाते हैं और आखिरी गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं। तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी हाल ही में ये कौन सा विद्यालय परिसर है, या आप बोल सकते हो ये कौन सा संस्थान है जहां पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है पूरे एरिया को? यह है दिल्ली का एम्स। दिल्ली के एम्स को अभी हाल ही में इनके डायरेक्टर के द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत पूरे तरीके से टोबैको फ्री जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर तंबाकू का सेवन करता हुआ पाया जाता है, या फिर इधर उधर उसे थूकता हुआ पाया जाता है, या फिर स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके लिए 200 रुपए जुर्माना रखा गया है। दिल्ली एम्स की स्थापना 1956 में करी गई थी और इस टाइम पे एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार की एक स्कीम चलाई जा रही थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल कर रखा गया है अब पीएम विकास स्कीम। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये जो विकास है, विकास में एस का मतलब क्या है? तो मैं आपको पूरा मतलब भी बता देता हूं, पीएम विकास का मतलब क्या है। यहां पर विकास का मतलब है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। इसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। संवर्धन। तो एस फॉर संवर्धन हुआ। तो आंसर है थर्ड वन। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है पूरे भारत भर के अंदर जितना भी कारीगर समुदाय है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, हर तरीके के लेबर को काम मिलना चाहिए। साथ में महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट इसका मेन उद्देश्य है, और शिक्षा को भी हमें बढ़ाना है, और माइनॉरिटी वेलफेयर भी इसका मेन उद्देश्य है। तो अभी तक जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम बोलते थे, अभी यह प्रधानमंत्री विकास योजना के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है इस तरीके की और भी स्कीम है भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च करी गई हैं। वैसे अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत ऐसी ही और भी स्कीम आती हैं। एक अभी कुछ टाइम पहले आई थी नई मंजिल स्कीम। क्या नाम है? नई मंजिल। एक और आई थी सीखो और कमाओ। क्या नाम है? सीखो और कमाओ। ये आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी कारीगर हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो स्कीम है इसको 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है 280। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग जो है, मतलब आप बोल सकते हो जीएसटी काउंसिल का जो 48वां संस्करण है इस मीटिंग का, इसको कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और आपको पता है कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देता है फाइनेंस मिनिस्टर का नाम। क्योंकि जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री ही करते हैं। और इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन है? ये है निर्मला सीतारमन।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो इसकी चेयरमैनशिप फिनेंस मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन को चेयर कौन होता है इसका? तो को चेयर हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है, और इस टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास। इस मीटिंग के तहत जो अपराधी हैं, जो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए सजा के प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अभी इन्होंने हाल ही में कौन से सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए अनाउंसमेंट किया है? तो इनके द्वारा आने वाले टाइम में 2028 से 29 के सत्र के लिए भारत सरकार योजना बना रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए कि देखिए, एक तो होती है पूरे साल भर की अध्यक्षता यूएनएससी की, और एक होती है मंथली। मंथली भी रोटेट होती रहती है। मंथली जो रोटेट होती है, इसकी खास बात यह है कि जो यूएनएससी के 15 मेंबर्स हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर महीने बदल बदल के अध्यक्षता दी जाती है। तो अभी हाल ही में भारत के पास ये मंथली वाली भी आ चुकी है, मतलब दिसंबर के महीने में हमारे पास ये अध्यक्षता है। भारत ही यूएनएससी को होस्ट कर रहा है। और इससे पहले अगर बात करी जाए कि हमारे पास साल भर वाली कितने बार रही है या कब रही है, तो आपको ध्यान रखना है साल भर वाली में भारत के पास अध्यक्षता इससे पहले रह चुकी है 2 साल के टेन्योर के लिए। बाय द वे, यूएनएससी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद, पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका नाम है टीजीपी कैपिटल, सॉरी टीपीजी कैपिटल। इन्होंने अभी फैसला लिया है कि ये पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये कितने रुपए में पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस को खरीद रहे हैं? टीपीजी कैपिटल इनको खरीद रहा है 3900 करोड़ रुपए में। कितने में? 3900 करोड़ में। और कितने परसेंट स्टेक एक्वायर कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 100%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरी कंपनी ही खरीद ली है टीपीजी ने पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस को एज अ 100% स्टॉक्स पर। मतलब पूरी कंपनी खरीद ली है इन्होंने 3900 करोड़ में। सीधा सीधा आप ऐसा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एनएचपीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसके नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कौन? ये हैं राजीव कुमार बिश्नोई। राजीव कुमार बिश्नोई। सवाल ये उठता है कि इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है अभय कुमार सिंह को। किसको? यहां पर मैं लिख देता हूं, अभय कुमार सिंह। वैसे ये रिटायर ही हो चुके हैं। ये अभी अगस्त के महीने में रिटायर हो गए थे। तब से ये पोस्ट वैकेंट थी और अब इस पोस्ट पे आ गए हैं राजीव कुमार बिश्नोई। और इस पोस्ट पर इंटर्म सीएमडी के रूप में अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट किए गए थे यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे। तो जब तक राजीव कुमार बिश्नोई परमानेंट सीएमडी के रूप में अपॉइंट नहीं हुए हैं, तब तक अगस्त से लेकर अभी तक यमुना कुमार चौबे ने ही इस पद को संभाला है। अब अगर एनएचपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का हिस्सा है, दिल्ली एनसीआर के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी ब्लैक विमेन को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर क्लाउडिन गे। क्या नाम है? डॉक्टर क्लाउडिन गे। ये पहली ऐसी ब्लैक विमेन बन गई हैं जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं प्रेसिडेंट होंगी, 30th प्रेसिडेंट। इससे पहले ये हेड ऑफ द स्कूल इन कैम्ब्रिज भी रही हैं। जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसमें हेड ऑफ भी रही हैं। इतना ही नहीं, और ये किसको रिप्लेस कर रही हैं? तो आपको ध्यान रखना है लॉरेंस बैको को। लॉरेंस बैको, इनको ये रिप्लेस करेंगी। वैसे जो इन्हें कार्यभार मिलेगा ये जुलाई 2023 में मिलेगा। जो बैको हैं ये 2023 में रिटायर होंगे जुलाई के महीने में, तब डॉक्टर क्लाउडिन गे इस पोस्ट पर अपॉइंट होंगी। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं व्यक्ति, ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है
लियो वेरेडकर अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया है इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन से देश में। तो ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के, आयरलैंड के। और आपको पता है काफी दशक पहले इनके पिता भारत से आयरलैंड पहुंच गए थे, और इनके पिता एक डॉक्टर थे और इनकी माता एक आयरिश महिला। तो इनके पिता जहाँ पर डॉक्टर थे, इनकी माता नर्स थी वहां पर। तो दोनों ने ही एक साथ रहने का और जीवन यापन करने का फैसला लिया। तो ये भारतीय मूल के, उसके बाद इनका जन्म हुआ और उसके बाद ये आयरलैंड की पॉलिटिक्स में आ गए और धीमे धीमे इनका कद बढ़ता चला गया। और आयरलैंड में अब इनका एक बहुत बड़ा कद है। लोगों ने इनको दूसरी बार चुना है वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? ये है डबलिन। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में है। दुनिया में ऐसे इस टाइम पर 5 से 6 देश हैं जहां पर भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये है मिशेल डी हिगिंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिशेल डी हिगिंस। और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश को हराकर तीसरा T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड जीत लिया है? और जो फाइनल खेला गया है इस बार T20 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड का, ये बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया है। तो इस बार भारतीय टीम ने हराया बांग्लादेश को। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट ब्लाइंड टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत रही है। ऐसा तीसरी बार हुआ है और थोड़े मोड़े नहीं, पूरे 120 रन से हराया है। आपको पता है इससे पहले भी भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। कब कब? 2012 में हम जीत चुके हैं, 2017 में जीत चुके हैं और अब 2022 में भी जीत लिया है हमने इसे। आपको पता है इस बार पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाई है वर्ल्ड कप, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को वीजा नहीं दिया गया भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा और जो टीमें खेली हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, और हाँ नेपाल भी खेला है इस बार, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता है जो चौथा T20 वर्ल्ड कप होगा ब्लाइंड, तो अभी तक 3 वर्ल्ड कप हुए हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड और तीनों ही भारत ने जीते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो चौथा होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये अगले साल हो रहा है 2023 में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कहाँ पर हो रहा है? ये होगा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर है। सवाल यह है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है ये अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि 4 का। तो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज अब है करीब करीब 5000 किलोमीटर। कितनी है? 5000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता रखती है। और आपको पता है ये फायर एंड फॉगेट टाइप मिसाइल है कि अगर आपने एक बार इसको ट्रिगर कर दिया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको रोक सकती है तो इंटरसेप्टर मिसाइल ही रोक सकती है। उसके बाद ये अपने टारगेट को ढूंढ के अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर देगी। इससे पहले अग्नि 4 जो थी उसकी रेंज थी 4000 किलोमीटर। अग्नि 3 की जो रेंज थी वो करीब 3000 से 3500 किलोमीटर थी। और ये एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसेन बोल्ट को पछाड़ते हुए 2022 में अपना नाम सबसे ज्यादा जगहों पर दर्ज करा दिया है? मतलब ये एक ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिनका एक साल में सबसे ज्यादा जगहों पर नाम छपा है। तो ये है नीरज चोपड़ा। आपको पता है पिछले सत्र से, मतलब पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में कितने आर्टिकल्स में नीरज चोपड़ा का नाम छप चुका है? तो इनका 812 आर्टिकल्स में नाम छपा है इस साल। तो इससे पहले रिकॉर्ड था उसेन बोल्ट का, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। और सेकंड नंबर पे कौन रहे जिनका नाम इनके बाद सबसे ज्यादा बार छपा है? तो सेकंड नंबर पे रहे हैं एक विमेन खिलाड़ी है बेसिकली जमैका की। इनका नाम है एलेन थॉम्सन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एलेन थॉम्सन। बाकी आपको क्लियरली PDF में तो मिल ही जाएगा। और इनका नाम 751 आर्टिकल में छपा हुआ है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे खिलाड़ी हैं
इनका नाम है शैली एन फ्रेजर। इनका नाम 698 आर्टिकल्स में छपा हुआ है। तो ये टॉप 3 ऐसे एथलीट हैं। अच्छा, अगर उसेन बोल्ट की बात करें तो पिछले एक साल में इनका नाम कितनी जगह पर छपा है? उसेन बोल्ट का नाम 574 आर्टिकल्स में छपा हुआ है। क्या उसेन बोल्ट की जो स्टारडम है उसमें कमी आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि उसेन बोल्ट 2017 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। ये कारण है बस। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल किसके द्वारा जीत लिया गया है? फीफा पिछले एक महीने से लगातार न्यूज में था। फीफा की शुरुआत 20 नवंबर को हो गई थी और ये 18 दिसंबर को अभी हाल ही में परसों के दिन इसका समापन हुआ है। इस बार का फीफा जीता है अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा जीता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थी, लेकिन पेनाल्टी पर फिर जाके अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को हरा दिया। क्लियर है? और ये पहली बार नहीं है जब अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है। आज तक सबसे ज्यादा बार फीफा कौन सी देश ने जीता है? यह है ब्राजील। ब्राजील ने टोटल 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। इस बार अर्जेंटीना ने जब वर्ल्ड कप जीता है तो आपको पता है टोटल कितने साल के बाद जीता है? 36 साल के बाद ये टाइटल अर्जेंटीना के पास आया है। 36 आफ्टर 36 ईयर। इससे पहले जो अर्जेंटीना ने टाइटल जीते हुए हैं वो 1978 में और 1986 में जीते हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताऊं, इस बार लियोनेल मेसी के कैप्टन होते हुए जब अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है तो इसी के साथ लियोनेल मेसी एक ऐसे परिपूर्ण खिलाड़ी हो गए हैं जिनके पास अपने करियर में हर एक टाइटल हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो इस साल लियोनेल मेसी को इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल मिली हुई है। गोल्डन बॉल ये रहे लियोनेल मेसी। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन बूट कौन रहे इस बार, तो गोल्डन बूट मिला हुआ है इस बार कैलिन एम्बैपे को। किसको? कैलिन एम्बैपे। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांसीसी फुटबॉलर है। और अगर बात करी जाए इस बार गोल्डन ग्लोव्स किसको दिया गया है, तो गोल्डन ग्लोव दिया गया है, बेसिकली ग्लोव का मतलब है बेस्ट जो कीपर होते हैं ना, जो गोल कीप करने का काम करते हैं, तो बेस्ट गोल कीपर इस बार रहे हैं एमिलियानो मार्टिन्स। यहां पर मैं लिख देता हूं एमिलियानो मार्टिन्स। ये भी अर्जेंटीना के ही गोलकीपर है। ये बेस्ट ग्लोव का खिताब इन्हें मिला है, गोल्डन ग्लोव जिसको बोलते हैं। और फीफा की स्थापना करी गई थी 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो पेरिस में करी गई थी। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं गिनी इन्फेंटिनो। गिनी इन्फेंटिनो। इन्हीं के द्वारा लियोनेल मेसी के हाथों में वर्ल्ड कप का खिताब दिया गया। अभी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया गया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइनॉरिटी राइट्स डे। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और इस बार 2022 की थीम रही ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार हमेशा कार्यरत रहे माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटीज को अलग से जगह दी गई है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी वेलफेयर के ही बारे में बताते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको बताना है, एक किताब लॉन्च करी गई थी जिसका नाम है द रेड साड़ी। एक लाल साड़ी नाम की एक किताब लॉन्च करी गई थी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोनिया गांधी पर लिखी गई ये किताब है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल से हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। 2 फॉर्मेट में हम लोगों ने लॉन्च किया है। फाउंडेशन बैच भी है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि केवल आप जीएस जीके का भी ले सकते हो। और कल के दिन डेमो भी इसका अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, वरुण अवस्थी चैनल पे। तो आप वहां पे जाके इसका डेमो भी देख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल मैंने क्या रखा हुआ है। पिछले 1 महीने से मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तब जाकर ऐसा कंटेंट तैयार हुआ है। तो आप डेमो एक बार देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन विंडो हमने खोली हुई है। उसके बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे इस बैच में। और 24 दिसंबर से हमारा कंप्यूटर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हमने नॉमिनल फी रखी हुई है, क्योंकि इस बार 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉमिनल इस वजह से है 499, क्योंकि ये एक ही बैच हम चला रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो चाहे आप सीजीएल दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल दे रहे हैं, चाहे दोनों दे रहे हैं, आपका इसी बैच से पूरा हो जाएगा।
साथ में इस बैच में हम आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी भी दे रहे हैं। आप पूरे 1 साल तक इसकी रिकॉर्डिंग देख पाओगे। ठीक है, तो ये खास बात है इन सारे बैचेस की। इसके अलावा नवंबर की करंट अफेयर की मैगजीन अगर आपने नहीं ली है तो वो भी आप ले सकते हो एग्जाम इंजन से। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सुबह 4 बजे फिर से मुलाकात होगी। अब नागा नहीं होगा, उसका कारण था कि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही थी, और अब मेंस का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। अब डेली करंट अफेयर आएंगे। ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, सीधे अब काम पर लगते हैं। ठीक है, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।